द हिंदू एडिटोरियल द अदर साइड ऑफ स्पोर्ट मास्टरिंग मैन्युफैक्चरिंग में आप सभी का स्वागत है। आइए समझते हैं ये टॉपिक हमारे यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन की किस चैप्टर टॉपिक्स पेपर से रिलेटेड है और इसमें क्या कुछ आर्टिकल कहना चाहता है। ये बेसिकली हमारा जो जीएस पेपर पॉलिसी और गवर्नेंस ही आएगा। जीएस पेपर 2 में हम इसे स्टडी करेंगे। और अदर साइड ऑफ स्पोर्ट में हम अगर देखें तो स्पोर्ट हमारे इंडिया का एक बहुत बड़ा इमोशन है। नीरज चोपड़ा और लक्ष्य सेन जैसे एथलीट्स ने एक बहुत बड़ा विस्तार दिया, डाइवर्सिटी दिया है। क्रिकेट हालांकि माइंड शेयर पे डोमिनेट करता है, बट अब ग्रेजुअली वी आर शिफ्टिंग टू अदर स्पोर्ट्स एज वेल। बट जो एक सबसे बड़ा सेगमेंट है जहाँ पे ये आर्टिकल फोकस करना चाहता है, दैट इज द स्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। तो स्पोर्ट जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बट इसे ओवरलुक किया गया है। नीति आयोग और फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि एक्सपोर्टिंग जो पोटेंशियल है स्पोर्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग मार्केट का, वो जो है उस लेवल का नहीं है जैसा होना चाहिए। और उसके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज एक्नॉलेज करने के लिए सारे स्टेक होल्डर को एक साथ लाने के लिए यहाँ पे उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियोस का, इस सेशन का आप अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ये जो आर्टिकल एक बार जाके पढ़ लीजिए। बस जस्ट जा करके आप एक बच्चे की तरह सिर्फ रीड कर लीजिए। देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड एंड फोकस अलॉट ऑन रिसर्च एंड मतलब जो बस पढ़ लीजिए, आपको समझ में आए या ना समझ में आए, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। आपको हर चीज क्रिस्टली क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने इस आर्टिकल का एक एक पॉइंट्स कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। दैट्स ऑल। तो नीति आयोग और FED के जो रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि ग्लोबल जो स्पोर्ट इक्विपमेंट है वो ट्रेड करता है 50 बिलियन डॉलर, दैट इज, और इंडिया उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.5% शेयर करता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस लेवल पे हम लोग यहाँ पे हैं। और ये जो लो शेयर है वो ऐसा नहीं है कि क्षमता या फिर विरासत की वजह से है, लिगेसी हमारा नहीं रहा है, ये सब है। मेजर इशू इज द स्ट्रक्चरल इशू जो कि हमें फुल पोटेंशियल में जाने में रोकता है। अगर इंडिया में स्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देखा जाए तो कंसंट्रेटेड है लार्जली इन जलंधर, पंजाब एंड मेरठ, उत्तर प्रदेश, जो कि पूरे इंडिया शेयर का 80% डोमेस्टिक आउटपुट का शेयर करते हैं। ज्यादातर MSME जो सेक्टर है वही डोमिनेट करता है इसमें स्ट्रक्चरली। ये ज्यादातर लेबर इंटेंसिव सेगमेंट है जिसमें जो प्रोडक्शन वॉल्यूम होता है वो छोटे स्तर पे होता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट बॉल, क्रिकेट गियर, प्रोटेक्टिव एसेसरीज, एंट्री लेवल फिटनेस इक्विपमेंट जैसी चीजें बनाई जाती है। अच्छी बात खास ये है कि ये जो आर्टिसनल स्किल होते हैं यही इस इंडस्ट्री को लंबे समय तक सस्टेन करने में बहुत बड़ा मदद किया है। लेकिन ये जो स्ट्रेंथ है वही हमारे स्केल को लिमिट करने में भी मदद कर रहा है, राइट। हमारे न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में एक बैरियर है और हमारा जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड होना चाहिए उसको लिमिट कर रहा है। दैट्स द वीकनेस। आर्टिकल आगे कहता है कि जो डाइवर्सिटी और कॉस्ट मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल कि एक इक्विपमेंट, एक गेम के इक्विपमेंट को बनाने के लिए दूसरे गेम के इक्विपमेंट का कोई जरूरी नहीं है कि जरूरत हो। सबका अपना एक डाइवर्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, नीड है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे फुटबॉल, हॉकी स्टिक एंड गोल्फ सॉफ्ट, तो ये एक मेजर बॉटलनेक है। ये डिफरेंट रॉ मटेरियल्स, मशीनरी और टेक्निक की जरूरत होती है इन्हें बनाने के लिए। इसीलिए अगर हम वन साइज फिट फॉर ऑल थ्योरी और पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट गेम्स के फॉर एसेसरीज को बनाने के लिए, तो हमारे लिए एक कहीं ना कहीं उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है और वो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। इसलिए कैटेगरी स्पेसिफिक जो रियलिटीज है उन पे ध्यान देना चाहिए। इंडिया का जो फर्म है वो फेस करता है 15% करीब नुकसान, 15% लागत का नुकसान होता है। जब इंडिया अगर उसको 100 रुपीज में बनाती है तो ग्लोबल जो कंट्रीज है वो उसे 85 to 87% में बनाती है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक नुकसान है जो हमें ध्यान रखना है। और ये इसलिए होता है क्योंकि इनपुट प्राइस बहुत ज़्यादा है, लॉजिस्टिकल प्लानिंग इनएफिशिएंट है और इकोनॉमिक ऑफ स्केल जो है बहुत लिमिटेड है। और इसीलिए हमको जो एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस है वो जो है बढ़ाना होगा और जो प्राइसिंग पावर है जो वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है, उसको ठीक करना होगा।
नेक्स्ट जो कोर इश्यूज है मेनली, इसमें मैंने जैसे बताया, जो भी हमने अभी बताया क्या क्या इश्यूज है, फॉर एग्जांपल कि 15% जो कोस्ट है डिसएडवांटेजमेंट होता है, सेक्टर डाइवर्सिटी प्रॉब्लम है, और हमने बताया कि जो ज़्यादातर जलंधर और उत्तर प्रदेश में ये सेंट्रिक है, और साथ साथ जो आर्टिसनल स्किल है उसने सस्टेन किया है, बट यही हमारे लिए कमजोरी है क्योंकि स्केल अप नहीं कर पाया। एमएसएमई तक ये सेंटर है, वॉल्यूम बहुत छोटा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब और ये डाटा यहाँ पे कि $50 बिलियन अगर एक इक्विपमेंट ट्रेड होता है स्पोर्ट्स का, तो उसमें इंडिया सिर्फ 0.5% है। दैट्स वेरी वेरी लो। अब ये सब क्यों है? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट? द कोर इशू इज दैट फर्स्ट इज द इनपुट एंड मशीनरी। जो स्पोर्ट इक्विपमेंट बनाने के लिए जो स्पेशलाइज्ड इनपुट चाहिए, हाई परफॉर्मेंस इनपुट चाहिए, वो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। ये लोकली जो है कुछ लेवल पे प्रोड्यूस किया जाता है, वो भी लिमिटेड स्केल पे। तो और जो हम बाहर से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अगर ये इनपुट मशीन या फिर बनाने के लिए, तो इनका इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा है, और इस वजह से जो एमएसएमई है उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है बहुत छोटा होता है। पोर्ट ड्यूटी है वो कहीं ना कहीं इनके जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहिए, प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, उसको ये डिस्करेज कर देता है, ब्लॉक कर देता है। कोर इशू बी, दूसरा कोर इशू ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में सेंट्रिक है, कंसंट्रेटेड है, तो गुड्स को जो है बहुत लंबा समय डिस्टेंट पोर्ट्स के थ्रू जाने में ग्लोबल लेवल पे वो हाई लॉजिस्टिकल कॉस्ट लगता है। जब आप यहाँ देख सकते हैं कि सेंट्रल यहाँ पे नॉर्थ में है पंजाब और यूपी, तो यहाँ से पोर्ट तक जाने में बहुत समय लगता है, पैसा ज्यादा लगता है, कॉस्ट लॉजिस्टिकल ज्यादा लगता है। इस वजह से जो, और साथ में जो लैंड प्राइसेस है वो भी बढ़ जाते हैं, वो प्रेशर आगे बढ़ा देता है, और जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी फ्रेगमेंटेड है। तो ये एक अनदर इशू है, फ्रिक्शन फैक्टर है। और जो कंप्लायंस रिलेटेड जो डिले होते हैं इस सब में, ये सब एक अलग इश्यूज है जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करता है। और यहाँ से जो हमें प्रॉब्लम है वो साइक्लिकल नहीं है, स्ट्रक्चरल है, ये हमें यहाँ पे कहता है। कोर इशू सी, तीसरा कोर इशू क्या है? सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड। जैसे ग्लोबली जो ट्रेडेड होते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, उनका एक स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी सर्टिफाइड फैसिलिटीज नहीं है स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए, इसीलिए इंडियन के मैन्युफैक्चरर को यूरोपियन लैब पे डिपेंड करना होता है वैलिडेशन के लिए। और वैलिडेशन का जो कॉस्ट है वो 5 लाख से लगभग 50 लाख रुपए के बीच में रेंज करता है एक SKU, एक जो स्पोर्ट्स किट का यूनिट होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो लॉन्ग सर्टिफिकेशन है वो कभी कभी डिले भी कर देता है। तो जो टाइम है एंड प्राइस दोनों जो है बहुत बड़ा है इसमें, तो इनोवेशन इससे क्या होता है, सफर करता है। तो कोर इशू डी है। चौथा इशू क्या है? डिमांड गैप। जो इंडिया है वो ग्लोबली अपीलिंग स्पोर्ट्स ब्रांड को अभी तक क्रिएट नहीं किया है, जो भी क्रिएट किया गया लोकल लेवल पे किया गया है, राइट। और ये जो ब्रांड्स होते हैं वो कम से कम प्रीमियम प्राइसिंग होना चाहिए, जैसा कि क्रिकेट इक्विपमेंट में भी देखा जाता है। मार्केट लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, और इंटरनेशनल जो ब्रांड पार्टनरशिप है वो बहुत कम है। तो इसीलिए जो लॉन्ग टर्म एथलेटिक ब्रांड रिलेशनशिप होना चाहिए जो कि डिमांड को बड़ा करता है, मांग को बढ़ाता है, वो भी यहाँ पे लैक करता है। इसीलिए जो वैल्यू चेन ट्रैप है, फॉर एग्जांपल मोस्ट फर्म जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ही इन्वॉल्व होकर रह जाते हैं। जो ओरिजिनल ब्रांड ओनरशिप है वहां तक वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करके काम नहीं करते हैं। तो ये जो डिमांड गैप है, ब्रांडिंग की जो समस्या है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो अभी तक हम लोगों ने 4 इश्यूज बात किए। पहला, इनपुट एंड मशीनरी, ये ध्यान रखते चलना है, रिवाइज करते चलना है, जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी से लेकर के जो स्पेशलाइज्ड इनपुट होता है, जिसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में लेकर के ये इशू क्रिएट करता है। दूसरा हम लोगों ने बात किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें नॉर्थ इंडिया में कंसंट्रेशन होने के चलते डिस्टेंट पोर्ट की दूरी, लॉजिस्टिकल कॉस्ट बढ़ जाता है, लैंड प्राइसेस भी राइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर अदर ऐड करता है, फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कंप्लायंस रिलेटेड डिले होते हैं जो कि एफिशिएंसी कम करते हैं। तीसरा इशूज सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड, और चौथा इशू हमने बताया कि डिमांड गैप एंड ब्रांडिंग इशू। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन आर्टिकल देता है, सॉल्यूशन देता है कि पहले जो जितना भी इंपोर्ट ड्यूटीज है उसको आप रेशनलाइज कर लीजिए, ताकि जो रॉ मटेरियल है और एडवांस मशीनरी की जरूरत पड़ती है उसमें हमें फायदा मिले और एक एक्सपोर्ट प्राइस में कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिले। फिस्कल सपोर्ट होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, एक टारगेटेड फिस्कल सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स हो, और जो सर्टिफिकेशन कॉस्ट है वो ऑफसेट प्राइस हो, और इस तरह से जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसका भी पार्टिसिपेट करके सपोर्ट करना चाहिए। लेवरेज क्लस्टर्स, देखिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी के से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स और इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्लास्टिक है, फुटवियर है, टेक्सटाइल्स है, लाइट इंजीनियरिंग है,
टेक्निकल टेक्सटाइल्स है, इन सब में ऑलरेडी हम लोग बेहतर कर रहे हैं। तो अगर इन सब की ताकतों को स्पोर्ट्स में लेवरेज किया जाए तो स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग हम बड़े स्तर पे कर सकते हैं। तो इसीलिए रेशनलाइजिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी, फिजिकल सपोर्ट एंड लेवरेजिंग द क्लस्टर्स, ये हमारे और साथ में जो टेक्नोलॉजी कल अपग्रेडेशन होगा वो हमारे प्रोडक्शन स्केल को बड़ा कर देगा और हायर वैल्यू एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस इक्विपमेंट हमारे देंगे। कुछ मीडियम टर्म रिफॉर्म सप्लाई चेन में दिया जा रहा है कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर ओपन करना चाहिए, जो कि हमारे कंप्लायंस कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहिए। टाइम टू मार्केट फॉर इनोवेशन, उसको स्पीड अप करके स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए प्लेयरिंग के लिए, ताकि हम एक ग्लोबल सब मेजर सप्लायर बन सके। और जो सप्लाई साइड स्ट्रेंथनिंग है वो लोकल रॉ मटेरियल्स में इन्वेस्ट करके एडवांस्ड कंपोजिट और परफॉर्मेंस फैब्रिक को इंडिया को उसमें डिजाइन करना चाहिए, और इससे हमारा इंपोर्ट भी कम होगा और सप्लाई अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगा। बिल्डिंग द डिमांड एंड ब्रांड, जैसा एक बड़ा इशू ये था कि आपका जो डिमांड है वो तभी बढ़ेगा जब जैसे कोई भी आपका स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट होना चाहिए। फ्यूचर इंटरनेशनल में कोई भी स्पोर्ट इवेंट्स होता है तो उसमें हम लोगों को स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट पे फोकस करना चाहिए, जिससे डिमांड बढ़ेगा। और यूनिफाइड नेशनल कैंपेन होना चाहिए। ब्रांड एम्बेसडर को हायर करना चाहिए, जो भी स्टेक होल्डर्स है, फॉर एग्जांपल टॉप एथलीट्स, स्पोर्ट फेडरेशन, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये सबको एक साथ आकर के एक ग्लोबली जो है इंडिया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को शोकेस करना चाहिए। कंक्लूजन यही है कि इंडिया का जो पास्ट है वो ग्लोबल वैल्यू चेन में इनडायरेक्टली सप्लाई करता रहा है, इनडायरेक्टली। अब उसे डायरेक्टली बड़ा बनना चाहिए, एक प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो डोमेस्टिक स्पोर्ट एक्टिविटी है वो बढ़ रहा है, जो सप्लाई चेन है ग्लोबल का वो रीशेप कर रहा है। इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स बहुत सारे अवसर हमारे पास दे रहे हैं। मिसिंग लिंक इसमें यही है कि एक वेल थॉट, वेल स्ट्रेटेजिक प्लान एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, और इंडिया को लार्ज स्केल एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करना चाहिए, ट्रेडिशनल बेस्ड लो लेवल के जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है वहां से हट करके। और फ्यूचर स्टेट में जो ग्लोबल स्पोर्ट्स इकोनॉमी एक बहुत बड़ा की प्लेयर होगा इंडिया के लिए, अगर हम न्यू ट्रेंड को सेव करते हैं तो क्रिटिकल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम जो है फिलहाल इस इंडस्ट्री को फुल पोटेंशियल पे वर्क करने में बैरियर बन रहा है, तो इसको हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। नीति आयोग और फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये रिपोर्ट था। $50 बिलियन ग्लोबल मार्केट का सिर्फ 0.45% इंडिया शेयर करता है। जलंधर, पंजाब और यूपी मेरठ में कंसंट्रेटेड है। स्पेशलाइज्ड पॉलीमर, परफॉर्मेंस फैब्रिक, कार्बन कंपोजिट जैसे रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। टेस्टिंग जो कॉस्ट होता है सर्टिफिकेशन में 5 लाख से 50 लाख पर SKU होता है। ये सारे आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली स्पोर्टिंग इको सिस्टम का मेंस के लिए ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। फाइनली एक रिवीजन लास्ट में कर लेते हैं कि अदर साइड ऑफ स्पोर्ट मास्टरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि बिग आइडिया है कि स्पोर्ट इंडिया में एक बहुत बड़ा इमोशन है, क्रिकेट डोमिनेट करता है, लेकिन दूसरे स्पोर्ट्स भी लक्ष्य सेन और नीरज चोपड़ा जैसे प्लेयर की वजह से हाईलाइट हो रहे हैं और लोग उसको इंकरेज कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग मैटर करता है। स्पोर्ट्स गुड्स जो है एक हिडन इंजन है इकोनॉमी का भी और स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के लिए भी। मार्केट पोजीशन फिलहाल यही है, मैंने जैसा बताया $50 बिलियन अगर ग्लोबल ट्रेड होता है तो इंडिया उसमें सिर्फ 0.5% शेयर करता है। तो प्रॉब्लम जो है वो पोटेंशियल और कैपेबिलिटी की नहीं, स्ट्रक्चरल है। प्रोडक्शन ज्योग्राफी जलंधर और मेरठ में ज्यादातर 80% डोमेस्टिक आउटपुट कंसंट्रेटेड है और फ्रेगमेंटेड है। इंडस्ट्रियल नेचर में MSME डोमिनेटेड है, लेबर इंटेंसिव है और आर्टिसन स्किल जो है अच्छी बात है बट स्केलिंग यहाँ पे कमजोर है। डाइवर्सिटी चैलेंज ये है कि जितने भी स्पोर्ट्स है, फुटबॉल है, हॉकी है, गोल्फ है, वो सब का जो मटेरियल है, मशीन है, वो डिफरेंट होता है। इसीलिए जो एक जेनरिक पॉलिसी अगर हम बनाते हैं वन साइज फिट फॉर ऑल तो वो फेल होता है। कॉस्ट प्रॉब्लम जैसा हमने बताया कि अगर ग्लोबल लेवल पे हम कोई वस्तु बनाते हैं और 100 रुपए में बेचते हैं तो वही कंपिटिटिवनेस में दूसरे कंट्री उसी वस्तु को 85 to 87 रुपीज में बेचते हैं। तो 15% का डिसएडवांटेज होता है। कोर बॉटलनेक ये है कि इंपोर्ट ड्यूटी कॉस्ट को और बढ़ा देता है। नॉर्थन जो कंसंट्रेशन की वजह से लॉजिस्टिकल कॉस्ट पोर्ट तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा होता है। लैंड प्राइस और कंप्लायंस भी कहीं ना कहीं एक बैरियर का काम करता है। स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन भी एक बहुत बड़ा हर्डल है जिसमें यूरोपियन लैब पे मैन्युफैक्चरर को डिपेंड रहना पड़ता है और ये कहीं ना कहीं टाइम और प्राइस दोनों बढ़ा देता है। डिमांड प्रॉब्लम भी सबसे बड़ा इशू है। रिफॉर्म में यही कहा जा रहा है कि ड्यूटी को रेशनलाइज करके एक्सपोर्ट इंसेंटिव, बहुत सारे फिजिकल ये सपोर्ट करना चाहिए। ऑफसेट सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग सेंटर बिल्ड करना चाहिए। लोकल मटेरियल पे इन्वेस्ट करके इनपुट जो हम लोग रॉ मटेरियल करेंगे वो कम करें डिपेंडेंसी और डोमेस्टिक ब्रांड बिल्ड करें। दैट्स द केस फ्रॉम द अदर साइड ऑफ स्पोर्ट मास्टरिंग मैन्युफैक्चरिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।